हमारे पिताजी जेल में रहे कई साल और हरिद्वार उस वक्त आज़ादी के लिए का सेंटर बना हुआ था यार। वो बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पाला, सम्मान के साथ पाला। एनसीसी का मैं सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहा वहाँ पे। अगर आप सहारनपुर महानगर की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं तो यदा कदा एक शख्सियत आपको जो है स्कूटी पे सफ़र करती हुई नज़र आ सकती है। चेहरे पे मुस्कुराहट और एक बड़ा तेज चेहरे पे उनके रहता है, बड़े मुस्कुराहट उनके चेहरे से महसूस की जा सकती है। नमस्ते भी अगर होती है तो सिर झुका के बड़े अदब के साथ नमस्ते करने का कार्य भी वो करते हैं। यही नहीं जय, अगर मैं यूपी विधानसभा की बात करूं, यूपी विधानसभा के ये सहारनपुर महानगर के पद को जो 2 बार आप गौरवान्वित कर चुके हैं और अपनी सियासत को लेकर जो पूरे सिद्धांतों और ईमानदारी से जिनके किस्से आज की सियासत में जो है बड़ी उम्मीदों के साथ जो है सुनाए जाते हैं, बड़े जो है इस बात को लेकर सुनाए जाते हैं कि सियासत में अगर ईमानदार रहा जा सकता तो सीखा जा सकता है उस शख्सियत से जिसका नाम जो है सुरेंद्र कपिल जी, एडवोकेट सुरेंद्र कपिल जी जो है। ऐसी शख्सियत आज जीडी न्यूज़ के साथ किस्से जीडी न्यूज़ के साथ में है। आज उनके हम बायोग्राफी पर जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके जीवन परिचय की जो है बात करेंगे और ये भी जो है अपने दर्शकों के लिए बताने का प्रयास करेंगे कि जो इतने लंबे राजनीतिक सफ़र में कोई कालस अपने दामन पर नहीं लगने दी। बात करते हैं उनके जीवन की शुरुआत होती है रामपुर मनिहारन की गांव घाटरा से। घाटरा जो है पंडित केशव राम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ने का कार्य किया है देश के, उस परिवार से आप वास्ता रखते हैं। उनका बेटे हैं माता कृपा देवी जी के आप जय लाल कहलाते हैं। उनके क्या कार्य, उनके संस्कार आपके जय जहन में आज भी जिंदा है, जिसको लेकर आप आगे बढ़े हैं। 4 भाइयों के जो है तीसरे नंबर के आप भाई हैं, भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आप अपनी उपस्थिति रखते हैं। और शिक्षा की अगर इनसे बात की जाए, MA LLB जो है महाराज सिंह और जैन कॉलेज से आपने जो यूँ कहा जाए जैन कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, जहाँ से जो है राजनीति के काफ़ी जो है योद्धा या काफ़ी शख्सियत निकलने का कार्य वहाँ से हुआ है। तो आपने जो है 2 बार सदन में जो है सदन को जो है गौरवान्वित करने का कार्य किया है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जो है किससे जीडी न्यूज़ के साथ मुझे आपको चर्चाओं में लेके आएंगे। आपकी जो है बायोग्राफी पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में जो है खुद मौजूद हैं एडवोकेट सुरेंद्र कपिल जी, 2 बार के विधायक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। शुरुआत यहीं से करते हैं। बचपन में जो क्या कार्य सीखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित केशव राम जी की जो परिवार में आप पैदा हुए हैं, किस तरह के संस्कार आपको जय देने का कार्य जो पंडित केशव राम जी ने किया है? जब हम तो जन्म से क्योंकि ऐसे माहौल में रहे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ परिवार था। हमारे पिताजी जेल में रहे कई साल और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी नौजवानी में जब 26 फरवरी 1926 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उन्होंने झंडा फहरा कर रावी के तट पे और उसमें पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा की थी, उसमें शामिल हुए थे। हमारे सहारनपुर से बहुत आदमी गए थे जो आज़ादी के दीवाने थे। उनमें से कुछ को यहीं सहारनपुर के स्टेशन पर पकड़ लिया, कुछ को अम्बाला पकड़ लिया, कुछ को बीच में पकड़ लिया। वो पहुंच ही नहीं पाए लाहौर तक। हमारे पिताजी एक दिन पहले पहुंच गए थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ कोई परिचित थे, उनके यहाँ जा कर के वो रुके थे। और उस माहौल में हमारे परिवार का जो आंदोलन से जुड़े रहने का एक माहौल था हमारे घर में, और घर ही में नहीं हमारे गांव में भी कई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारे पिताजी उस वक़्त वैद्यक का कोर्स कर रहे थे हरिद्वार के अंदर, और हरिद्वार उस वक़्त आज़ादी की लड़ाई का सेंटर बना हुआ था।
तो उन्होंने वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने लगातार आज़ादी की लड़ाई में जुड़े रहे। यहाँ सहारनपुर में 2-3 दफ़ा बंद हुए। सहारनपुर में एक मुकदमे में उनको 1.5 साल की सज़ा हुई। सहारनपुर में यहाँ पर जो उस वक़्त जेलर थे उन्होंने कुछ कांग्रेस के गांधी जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, तो इन्होंने इनके साथियों ने उसको अच्छी तरह से पिटाई कर दी थी उसको जी उसमें इनको यहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया मेरठ में जी। और यहाँ से जो रिकॉर्ड गया होगा उस मेरठ के रिकॉर्ड में उन्होंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया चुनार जेल जिला मिर्ज़ापुर में जी और 1.5 साल के बाद ये वहाँ से जब रिलीज हुए तो वो उस वक़्त गांधी जी का पैक्ट हुआ अंग्रेज़ों के साथ में, उसमें जी सभी छोड़े गए थे जो जी 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 तो वहाँ पे मिर्ज़ापुर की जनता ने चुनार में बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया उन सभी कैदियों का जो स्वतंत्रता संग्राम में वहाँ बंद थे जी और वो रिलीज हुए। जी तो उस परिवार में हमें पैदा होने का अवसर मिला और लालन पालन भी उसी हिसाब से हुआ, क्योंकि हमारी माताजी इतनी दृढ़ विश्वास की थी कि पिताजी इतनी लंबी बार कई बार जेल गए, जी लेकिन उन्होंने हमें 4 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया जी और हमारे नाना जी ने भी उसमें बहुत हमारे परिवार को सहयोग दिया। जी। अगर बात की जाए माता जी की, आप बात कर रहे हैं कि जय जिस तरह के जय पिताजी ने एक लंबी लड़ाई जय देश के लिए लड़ने का कार्य किया है, लेकिन जब पति बाहर रहता है या किसी मिशन पे रहता है, आप तो जो स्वतंत्र सेनानी परिवार से वास्ता रखते हैं, तो उस समय जो बड़ी दिक्कतें आती है, बड़ी गुर्बत का जय समय वो रहता है। तो माता ने जो पालन पोषण, न केवल पालन पोषण बच्चों का किया है, संस्कार देते हुए जो आपको पढ़ाने का भी कार्य किया है। माता का जय, आपके सिद्धांत जो आपके जीवन में काम आ रहे हैं, माता कृपा देवी जी का जय। कैसा लालन पालन आपके समय में रहा होगा, कैसा उन्होंने आपको प्यार दुलार से आगे बढ़ाने का कार्य किया है? बस जैसे बच्चों को प्यार से पाले, प्यार भी दिया उन्होंने और अनुशासन भी सिखाया। ऐसे समय में जब आप परिवार में 4 भाई बहन थे, आप जो है हायर एजुकेशन आपने नहीं, पाई? मैं उस वक्त नहीं था, मैं तो 46 की पैदाइश है मेरी जी मेरी पैदाइश तो 46 की है। जी जी लेकिन उस वक्त भी 4 बहन भाई थे हमारे। एक हमारी सबसे बड़ी बहन जो थी जी वो गांव में प्लेग फैल गई थी, जी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। जी जी मैं तो 46 में हुआ। जी तो आज मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ जी। और आज़ाद में मैं उस वक्त 1-1.5 साल का था। भाग्यशाली रहे हैं कि जय पैदा होने के बाद 1 साल बाद में आज़ादी आपको जय देश को मिली है। और यहाँ पे मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, माता कृपा देवी की जय, परिवार में चलो एक मिसहैपनिंग हो जाती है, बहन नहीं रहती महामारी में, बावजूद इसके जो माता जी ने आपको संस्कार के साथ साथ जो हर एजुकेशन बच्चों को उन्होंने 4 बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पाला, सम्मान के साथ पाला, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वाभिमानी बहुत थी जी। हायर एजुकेशन जो देने का कार्य यहाँ सहारनपुर जेल में जितने दिन हमारे पिताजी रहे जी, सबके कैदियों के जो रिश्तेदार थे वो मिलने जाते थे, पत्नी पति जाते थे मिलने के लिए। जी। हमारी माताजी कभी जेल नहीं गई जी। उन्होंने ये कह दिया था। और हमारे गांव से जो दूसरे थे बंधु वो जी उनके मिलने के लिए आते थे, जी तो वो कह देती थी कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि मैं वहाँ जाऊंगी बच्चों को ले करके, बच्चों को देख करके उन्हें एक स्वाभाविक है कि घर की याद आवेगी और उनमें कुछ सोच में विचार में कमजोरी हो सकती है, मैं जेल में नहीं जाने। एक महिला जो है एक कामयाब पुरुष के पीछे हमेशा खड़ी नजर आती है। तो माता कृपा देवी ने भी जो है वही अपना जो है जीवन का सिद्धांत बना के संबल देने का कार्य किया है। आप हायर एजुकेशन है, सहारनपुर में आकर आपने शिक्षा प्राप्त की? मैंने पहले गांव में प्राइमरी स्कूल था हमारे, उसमें शिक्षा ग्रहण की मैंने। उसके बाद में रामपुर मनियारान गोचर कॉलेज जो है उसमें इंटर किया मैंने। इंटर के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन महाराज सिंह कॉलेज में लिया। महाराज सिंह कॉलेज में सन 68 में 65 में
सन 65 में वहाँ मैं यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी निर्वाचित हुआ, और उसके बाद में 68 में मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना। तो ये मेरा जीवन रहा, और एनसीसी का मैं सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहा वहाँ पे। और उसके बाद में मैंने एमएससी भी वहीं से की, लेकिन मुझे तीसरे साल में एमएससी छोड़नी पड़ी थी इसी वजह से जी। और उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया, और एमए करने के बाद में लॉ के लिए मैं जैन कॉलेज में चला गया जी। तो जैन कॉलेज में हमने फिर लॉ किया जी। उसके बाद हमारी राजनीतिक जीवन तो था ही। जी। सन 70 में मैं एक्टिव होकर के यूथ कांग्रेस में NSUI में, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे से अप्रोच की जो कांग्रेस का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NSU था, तो उन्होंने मुझे उसमें जिले का अध्यक्ष बनाया। 70 में फिर मैं 1970 में मैं फिर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, क्या करे वाइस प्रेसिडेंट बना जिले का मैं। महावीर राणा अध्यक्ष थे हमारे और मैं वाइस प्रेसिडेंट। विधायक जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो उसके बाद में फिर मैंने 74 में जाकर के मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और एक तरह से सक्रिय राजनीति में संजय गांधी का अभ्युदय हुआ था, और सभी युवा जितने थे वो उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे थे उस वक्त, हम भी जुड़े। और फिर ये दूसरे पार्ट जो था जिंदगी का वो शुरू हुआ हमारा। 77 में इंदिरा जी चुनाव हार गई जी। उसके बाद यहाँ पर उनका दौरा हुआ। आप उस दौर की बात कर रहे हैं जो जो है घोषित इमरजेंसी का दौर बताया जाता है, जब इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी लगाई थी, शायद आप उस दौर की बात कर रहे हैं? हाँ, इमरजेंसी लगी 75 में, और 77 में उन्होंने इमरजेंसी उठा करके चुनाव कराई जी, जिसमें वो भी चुनाव हारी जी। उसके बाद फिर चुनाव 80 में हुए जी। जब 80 में चुनाव हुए तो तब मुझे पहली बार मौका मिला विधानसभा का चुनाव लड़ने का जी। और यहाँ से बहुत सहयोग मिला हमें। हमारे पिताजी के साथ में जो यहाँ जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने बहुत काम किया उसमें जी। बहु प्रेमनाथ गर्ग, डॉक्टर जी गोपाल जी, हरनाम सिंह जी, तो ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब साथ में थे जी। स्टूडेंट दोनों कॉलेजों के हमारी साथ थे जी। तो स्टूडेंट्स ने ही चुनाव हमारा उठाया था। अगर मैं ये कहूँ कि नौजवानों को ही उसका पूरा श्रेय था ज़्यादा, तो वो वास्तव में यही था कि जितने स्टूडेंट हमारे यूनियन के थे, लड़के भी लड़की भी, उन्होंने बहुत काम किया और चुनाव को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ लड़ा। पहले चुनाव की आप बात कर रहे हैं, असेंबली का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, आप चुनाव जीत जाते हैं, तमाम संगठन आपके साथ कार्य करता है, तमाम जो है आपके जो पिताजी के वो मित्र जिन्होंने जो है स्वतंत्र सेनान कार्य किया और जो है जेलों में भी गए हैं और जो है अपने संगठन से जुड़े हुए जो छात्रों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में जो है आपके चुनाव में खर्च कितना आ गया था जी? खर्च कितना आ गया था, पैसा कितना लगा था आपके चुनाव में? बात मेरी ये है कि जिस वक्त मैं इंदिरा जी की कोठी पर से टिकट लेकर चला, सुबह के 4-5 बजे करीब टिकट डिक्लेयर हुए थे। मेरी जेब में 149 रुपए थे, 50 में नहीं थे ना, 149 रुपए थे। और क्योंकि 1 बजे लास्ट टाइम था यहाँ पे पर्चा भरने का, उसी दिन ही तो हमने वहाँ से टैक्सी की 350 रुपये में। गाड़ी भी अपने पास नहीं थी ना, गाड़ी नहीं थी हमारे। तो अब एक वकील साहब है यहाँ मीरकोट के, वो स्टूडेंट थे, वो मेरे साथ में जी। वो भी मेरे साथ में थे जी। तो जब हम यहाँ पर आए 500 रुपये इस वक्त जमानत होती थी सिक्योरिटी, तो मेरे से पहले ही सब जो मेरे साथी थे उन्होंने भर भूर के कागज तैयार कर रहे थे। जब हम वहाँ गए कचहरी में, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर्चे भरे जा रहे थे जी, तो सबने कहा चलो जी चलो, बस टाइम हो रहा, बस अब टाइम हो रहा, जल्दी चलो। हम अंदर चले गए। हमें ये पता नहीं ईमानदारी की बात कि किस साथी ने उसका टैक्सी वाले का भुगतान करा, हमें नहीं पता। आज तक वो बात खोल नहीं पाई। नहीं ना, हमारे पास तो 149 रुपये जेब में वो थे और सारा चुनाव जीतने के बाद में हमारे पास 5000 रुपये बचे थे।
और हम किसी के पास चंदा मांगने नहीं गए, लोगों ने अपने आप आकर के जिसने दे दिया हमने ले लिया। तो चुनाव महंगे नहीं थे उस वक्त। तो उसका फैक्टर ये भी था कि चुनाव महंगे नहीं थे, लेकिन उसमें इस तरह का खर्चे नहीं होते थे। आज हमें कोई कहे, पार्टी के आदमी हमें कहें साहब इतने पुराने आदमी क्यों नहीं लड़ रहे, आप दबाव डाल लें। मैंने कहा इस सहारनपुर में अब चुनाव लड़ने के लिए 2-2.5 करोड़ रुपए जेब में चाहिए, और हमारी जेब में फोकट में 0। तो बहरहाल उस वक्त का चुनाव दूसरा चुनाव हम लड़े 84 का, उसमें भी हमें 18,000 रुपये बच गए। पहले वाले में तो जो हमें 5,000 रुपये बचे थे वो हमने पार्टी में जमा कर दिए थे, क्योंकि हमें कुछ पता तो था नहीं। हमें तो पता था भाई पार्टी ने जब 10,000 रुपये हमें दिए चुनाव लड़ने के लिए तो ये पैसे उन्हें देने चाहिए, हमने उन्हें दे दिए। तो हालांकि फिर बहुत चर्चा हुई आपस में, जो हमारे साथी बहुत ज़्यादा थे जो उस वक्त MLA बने, तो हमें कहे थे सर तो पागल है, तुमने पैसे मांग दे दिए। तो मगर भाई हमारे दिमाग में तो पार्टी के पैसे हैं। बहरहाल दोनों चुनाव हमारे बहुत आराम से लड़े थे। बाद वाले पैसे बचा लिए, फिर बाद वाले बचा लिए थे, वो जेब में रख लिए, जेब में रख लिए। मैं पार्टी दिए थे, रख लिए, चलो काम आ जाएंगे। बाद में पेमेंट किए भाई, बाद में जो लोगों की पेमेंट बाकी थी, हाँ वो पेमेंट किया गया। बाद में पेमेंट ये जैसे सहारनपुर इलेक्ट्रिक प्रेस वाला था, प्रेमचंद जयंते बड़तले यादगार वाले, यही 2 आदमी उस वक्त थे, तो उनके पेमेंट किए। फिर बाद में महानगर में घूमने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ी होगी, कितनी गाड़ी से चुनाव लड़ गया था? 1 गाड़ी थी, वो भी पार्टी ने दी थी 1 महीने के लिए। किस गाड़ी में थे? एम्बेसडर थी तब तो। एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी से पूरा चुनाव कवर किया गया। हाँ, सब लोगों से मिले हैं। शहर में तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी, वो तो जो ये बुजुर्ग लोग थे इनके लिए, जो महिलाएं थी उनके लिए इसमें लगी रही। वो हमें क्या जरूरत थी? आप बैठे नहीं गाड़ी में उस समय? नहीं, गाड़ी में बैठे क्यों नहीं, बैठे हैं, लेकिन ये वो ज्यादा नहीं, दूसरे कामों में इस्तेमाल में ले गए। ज्यादातर उन कामों में इस्तेमाल। 2 बार आप विधायक रहे, आपने बताया कि ये चुनाव में खर्च नहीं, आप पैसे बच गए पार्टी। मैं प्रदेश में सरकार में राज्य मंत्री के दर्जा रहा मेरा। हाँ, बिजली विभाग में। हाँ, जो एक योजना राजीव गांधी जी ने दी थी, हाँ, बिजली के सुधार की, हाँ, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना करके मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। जी 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 जी। तो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जी। तो हमें तो जैसे बाप, हमें ईमानदार आदमी थे, ऐसे ही हमें विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल गए, वीपी सिंह मिल गए, और उन्होंने हमारी वही आदत देख करके उन्होंने हमें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिलवाया। तो मंत्री का नाम हमारा चल रहा था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो सका, उसमें राम सिंह सैनी जी को मौका मिला था। और वो वास्तविकता ये थी कि देखो बिरादरियों का तो चुनाव पहले से ही गिना जाता रहा, तो वहाँ VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमेठी में भी और रायबरेली में भी वहाँ बिरादरी कुशवाहा ये सब थे ज़्यादा, मौर्य, तो उनकी वजह से राम सिंह जी को मौका दिया गया था, कह करके दिया गया था हमें मौका। जी जी जी। कि भाई उनका जरूरी है, जिससे जो उनकी बिरादरी को जब प्रभावित किया जा सके, उनको सम्मान देगा, जो एक रहता भी है, राजनीति में रहता भी ऐसा रहता भी है। आपके दौर की जो सियासत थी, उस दौर की सियासत में जो है जिस तरह के मायने आपने जो सियासत में पूरे किए हैं, सिद्धांतों को पूरे किया है, क्या सभी सियासत ज़्यादा इस तरह से रहते थे उस समय? नहीं समझा। सियासत का जो दौर था आपके वाला, 80 का जो दौर आप बता रहे हैं, 10 साल आप विधायक रहे हैं, 9 साल विधायक रहे हैं, जिन सिद्धांतों की आप जो है परिपूर्णता के साथ आपने जो है सियासत की है, क्या सभी लोग इतने ईमानदार होते थे क्या? ज़्यादातर उस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90 नहीं बल्कि 95% आदमी ईमानदार होते। उस समय के दौर में जो है ईमानदारी के साथ लोग बाग जो है बराबर रहते थे। लेकिन जो ये बदलाव जो सियासत में हुआ है, पैसे का जो बदलाव हुआ है, ये ज़्यादा हुआ 95 के बाद में। 95 के बाद में ज़्यादा हुआ ये। और विधानसभा के अंदर हमने खूब यहाँ के जो इशू थे उठाए, बहुत उठाए। ये आपका अस्पताल के सामने जो और विजय रेलवे का ये बनवाया, ये SCM कॉलेज के सामने डमोले का पुल ये बनवाया, उधर जो पॉल ब्रिज था वहाँ का वो पुल बनवाया,
तो उस वक्त जितने काम यहाँ शहर के थे, इसकी पाँव धोई, उसकी ढमोले की पिचिंग वहाँ से लेकर संत नगर से और ये शाही मस्जिद तक, यहाँ तक जो खाना लमपुर के बराबर दोनों तरफ की पिचिंग कराई पत्थरों की। लेकिन जो उस समय की सियासत में जो जाति है कि जाति नहीं या धर्म का इतनी बड़ी सियासत की जा रही है, इस तरह का माहौल नहीं था उस वक्त, इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह का माहौल नहीं था। किस पार्टी से पाला पड़ा था आपका, जिसको जो चुनाव आपने हराया था? मैं तो भाजपा ही लड़ी मेरे मुकाबले में। भाजपा की बात क्या हो तो जनसंघ रही होगी उस समय, दीपक वाली? नहीं, भाजपा आ गई थी। भाजपा आ गई थी उस समय जाए, तो भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी यहाँ उस समय जाए? दूसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर रही है। सुमेर चंद गोयल वकील साहब जो थे वो सिटिंग एमएलए थे यहाँ जी, तो वो हारे थे मेरे से पहले। जी दूसरे चुनाव में पन्नालाल जी 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 डॉक्टर पन्नालाल शर्मा जी। जी जी तो फिर मौका नहीं मिला, पार्टी ने मौका नहीं दिया आपको? नहीं दिया मुझे, फिर मौका दिया, मैं चुनाव हारा एक। जी, उसमें ये रविंद्र तलवार जो है, ये कुछ हमारे आदमियों ने खड़ा कर दिया था इसे। तो उसमें हम चुनाव में रह गए थे, लाज किशन गांधी जी आए। 90 की बात कर रहे हैं आप शायद? 89 उस समय की बात करें तो लाज किशन गांधी जी की राजनीति का उदय उस समय हुआ है। उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए आप लेकिन संगठन की अगर हम बात करें, संगठन में नहीं, उसके बाद मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा। संगठन में दायित्व क्या क्या निर्वहन किया उसके बाद में आपने? सारा संगठन में ही काम किया उसके बाद। तो पार्टी मुझे कहीं की भी जिम्मेदारी लगा देती। राजीव गांधी जी ने भेज दिया मुझे नागालैंड के चुनाव कराने के लिए। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो यूथ कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दिया था मुझे। मैं वहाँ पे करीब 1 महीना रहा। तो उसके बाद में सब जिलों में कई जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होते थे उनमें मुझे भेजते थे। तो फिर मेरी मिसी की तबीयत खराब हुई, तब मैंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाने। पारिवारिक कारण इस तरह के बने कि नहीं जा पाए? जिले लेवल पर मैंने कहा मेरे को चाहे जितना काम ले लो, बाहर नहीं जा पाएगा। अभी भी सक्रिय है राजनीति में आप कांग्रेस की? बिल्कुल बराबर। अच्छा, वजह क्या है कि आपने पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया? पिताजी आगे आके खड़े हो जाते थे? खड़े हो जाए, अब भी हो जाए? हाँ। क्या बोलते हैं? और पहले भी यही कह लगे भैया इस परिवार ने इतना त्याग कर रखा है हिंदुस्तान के लिए कि इस परिवार को ना छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है जी, जो आपने हमें मार्ग दे दी हम तो उसी पे हैं। डर लगता है पिताजी से अब भी? नहीं, डर उनके बातों सम्मान की बात होती है। पिताजी से डरने की बात तो क्या, तो सबके साथ में हो, बच्चों की पिटाई भी हो, कान भी अट्ठे जावे, सभी हो। विचारधारा मेल खाती है आपकी भी? किनसे? पिताजी की बातों से? हाँ, कांग्रेस के परिवार से? परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो लोग? है जो कुछ है पिताजी की ही देन है और पिताजी के ही बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और हमारा सारा परिवार इसी तरह का है। विधायक जी परिवारवाद की राजनीति करती है कांग्रेस? नहीं, ये तो बकवास वाली बात है। अरे भाई देखो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा नहीं? पहलवान का बेटा तो पहलवान नहीं होता ना? नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? बहुत होते हैं। वो अखाड़े में जाएगा तभी तो बनेगा। तो अखाड़े में जाएगा जब तो फिर एमएलए और एमपी बन रहे। जीता हुए तो जनता ना। मान लिया मैं ही हूँ, मैं अपने बेटे को अगर मैं राजनीति में लिया था तो मैं क्या करता? मैं अगर उसे राजनीति में लाता तो जिताती तो जनता। टिकट ही तो मेरे एफर्ट से हो सकता था। तो ये कहना तो ये तो बकवास वाली बात है। इनके दोनों का परिवार नहीं है तो ये कहे इस बात को। इन्हीं के साथ में कितने परिवार वाले लग रहे हैं जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों के हैं। किन की बात कर रहे हैं? अरे भाई उसके साथ में मोदी जी के साथ में थोड़े हैं, सिंधिया है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है। कौन है ऐसा जिसका नहीं औलाद आगे बढ़? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परिवार होता तो पता चलता। हाँ, सही कहते हैं वो। अब उसे क्या पता इस बात का कि लोगों की थाली में रोटी है नहीं। पहले तो 14 में ये कहता थाली में रोटी भी नहीं है, बताओ गरीब क्या खा ले। अब क्या हो रहा, तू बोल रहा कभी महंगाई के ऊपर। नहीं, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। 5 किलो अनाज में क्या हो जाएगा? देश को दे रहे हैं पूरे। नहीं, क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो और एग्जाम्पल है इस बात की कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ आदमी भूखे रहते हैं, सरकार उनको पेट पाल लिए।
और इसीलिए इंडेक्स में हम भूखों के इंडेक्स में 100 से ऊपर जा रहे हैं। 112वां नंबर है। हम ठीक ठाक पोजीशन पे खड़े हैं भुक्को के उसमें जो है कटोरे वाली पोजीशन में। कटोरे वाली पोजीशन। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चों को ये सियासत में क्यों नहीं लाए? मैं सियासत के हिसाब से मैं पसंद नहीं कर रहा था इस बात को, क्योंकि हमें पता था कि हमारा बेटा जो है वो हमारी नेचर का है और वो टाइम जो है दूसरी तरह का आना शुरू हो गया, तो वो हमें चुनाव हारने के बाद में एहसास हो गया। विचारधारा जो कांग्रेस की आपके अंदर जहन में बसी हुई है, ब्लड में बसी है, उस विचारधारा के तो आपने नहीं बढ़ाया ना आगे, जैसे आपके पिताजी ने बढ़ा दिया। नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं हमें बढ़ाया। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं कहा। हमारे पिताजी के नाम पे टिकट तो मिल गया ना आपको? ना, टिकट अपने नाम पर मिला हमें, पिताजी के नहीं मिला। उनका स्वतंत्र सेनानी होने का कोई लाभ नहीं मिला? भाई हमारे में आत्मबल था उनका, ये उन्हीं का तो लाभ मिला मुझे। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि, बल्कि पूछे थे भाई तू कैसे बन गया अध्यक्ष वहाँ शहर में, अच्छा तू कैसे बन गया सेक्रेटरी वहाँ पे। तो अच्छा, वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती थी यहाँ से, मैं पहले से उनके साथ चला जाऊँ। सपोर्ट नहीं किया पिताजी ने? जैसे परिवारवाद की बात करते हैं कि उंगली पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, ले मेरे बेटे को बना दो जी, मेरे बेटे को बढ़ा दो जी, वो वाली परंपरा पहले से परिवार में। अच्छा, उनकी भी आदत ऐसी थी। यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी में उस वक्त महत्व होता था, वाइस प्रेसिडेंट थे मैं, तो ठाकुर फूल सिंह जी नेता थे यहाँ पे, तो उन्हें किसी को एडजस्ट करना था बिरादरी के हिसाब से। उन्होंने कहा पंडित जी आप की जगह पर हम इन्हें कर दें, कहने के कर दो, पर्चे पर लिख कर इस्तीफा दे दिया, उन्होंने उसे घोषित कर दिया दूसरे। तो वो उस वक्त माहौल ही नहीं इस तरह के थे। हाँ, बहुत ईमानदारी वाला माहौल उस समय रहा। तो पूरा जीवन आपने जब बहुत ईमानदारी से, बहुत सिद्धांतों से जिया है जीवन जो है। अब चूँकि जो है आप खुद ही बता रहे थे कि जीवन के बसंत में जो है 78-79 देख चुका हूँ, 79 बसंत में मैं जा रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ। जी जी। जीवन के मायने क्या है जो जीवन आपने जिया है? कितना संतुष्ट है अपने जीवन से? बहुत बढ़िया संतुष्ट है, बहुत बढ़िया संतुष्ट। और पानी भर जाता है मकान में इतना सारा, और इसका योगदान है। नहीं वो तो चलो महिला रहती है सफल पुरुष के साथ में जो पीछे रहती है, लेकिन जब पानी भर जाता है इस बुढ़ापे में मकान के अंदर, किराए के मकान पे आप खुद रह रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? विधायक हैं आप तो, जो वीआईपी हैं आप तो, जो वीआईपी का मतलब ये थोड़ा ही हो भाई, अगर मैं कहीं से डकैती मार कर, आप खुद बता रहे हैं कि मेरे घर में जब पूरा पानी भर जाता है। भर गया उसमें क्या दिक्कत होगी, निकल गया सबरा। मौका नहीं मिला या मौका गंवा दिया? नहीं, मौका तो मैं बिजली विभाग में रहा भाई, मौका तो क्यों नहीं मिलता मुझे अगर मैं चाहता तो। गंवा दिया? गंवा भी नहीं दिया। गंवा तो जब देता मैं, जब मेरी नियत होती है, मैं कष्ट मानता इस बात। दिल ने गवाही नहीं दिया? नहीं, सोचा ही नहीं उधर को भाई। मैं एक छोटी सी इंस्टेंस बता रहा आपको। मैं 7वीं में था मैं, तो एक मुझे रास्ते में 2 का नोट पड़ा हुआ मिल गया स्कूल के बराबर में। 2 रुपये बहुत बैठते थे उस समय? है जी, 2 रुपये बहुत बैठते थे उस समय? बहुत होते। तो 10 पैसे की चाय होती, एक अन्य की कितने की थी। तो मैंने अगले दिन जब प्रेयर हुई, उसमें मैंने प्रिंसिपल साहब को दिए जाकर, ये मुझे 2 रुपये मिले। मैं तो दे दिए। और वहाँ प्रेयर में जो है मुझे कॉल करा गया, कहने लगे वो घाटे के हैं सुरेंद्र, कपिल बुलाओ। कपिल तो कहा था तब, वो सुरेंद्र थे। प्रिंसिपल साहब ने क्या बुलाओ। हम चले गए, हम डर रहे थे। मैंने कहा भाई तो गलती होगी, दिखा कि वहीं पुनिशमेंट वहीं दिया करे थे ना, डंडा वहीं बजेगा, डंडे का पनिशमेंट रहता था, समझ आया जी। तो मैंने जब गया मैं, तो मेरे लिए स्टूल बिछवाया गया, उसी स्टूल पर खड़ा करा गया मुझे। तो तब तक तो मैं सहम रहा था, मैंने कहा स्टूल पर खड़ा करके पिटाई होगी। उसके बाद में उन्होंने जब ये सबको कहा, कहने लगा देखो इस लड़के को 2 रुपये मिले और उसने ला करके मुझे दिए, ये कुछ लेके भी खा सका था उसका। तो प्रशंसा हुई मेरी, सबने ताड़ी बजाई, तो एक और उत्साह बढ़ गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटे संस्कार है जो मिल जाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य आपने ये किया और ये करना भी चाहिए। लेकिन वो दौर भी बहुत ईमानदारी पूर्वक दौर था, उसमें लोगों की जरूरतें भी बहुत कम थी। तो जरूरतें कम थी तभी तो हम संतुष्ट हुए बैठे। एक कमीज पजामा मिल जाए पूरे साल निकल जाता था।
अरे हम तो अपना जैसे चाहे थे वैसे कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज भी आप जब खुली स्कूटी पे चलते हैं, गाड़ी में नहीं सफर तय करते हैं, एसी में हाँ, नहीं बैठते हैं, हमारे घर में एसी लगा हुआ भी नहीं है। हमारे बेटे ने गाड़ी ले आके खड़ी कर दी, आज 5 साल हो गए। हम्म, अब इसमें तेल कहाँ से डलवा मैं? तो बाबूजी स्कूटर के बगैर शहर की राजनीति नहीं होती है। कितनी गलियों में चले जाओगे आप, कार लेके चलो, पेट्रोल की बात छोड़ो, कहाँ चले जाओगे? और स्कूटर में साला कहीं जाम भी लग रहा, मोहल्ले सारे देखे हुए हैं चुनाव में, कहीं से कहीं निकल जाओ। सियासत कहाँ जा रही है आज की? सियासत तो देखो बहुत खतरनाक दौर में चली गई भाई। क्या कहना चाहेंगे? और जो मैं बता रहा कि चुनाव क्यों हारे थे हम, ये किस्सा शुरू हो गया था यहाँ का अयोध्या वाला। तो मैं तो चुनाव में कहा करता था, मैं कहा भाई हमें तो रामचंद्र जी ने लाठियों से तोड़ा हमारा बदन। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो भगवान राम ने मारे डंडे? जब डंडे मारे तभी तो चुनाव हारे, और पूजा करके सुबह जाते चुनाव में उनकी। कहीं रहे थे, जन्म से कर रहे थे, छोटे से कर रहे थे, घर के बाहर मंदिर थे हमारे। तो लेकिन हाल फिलहाल में तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि भगवान राम तो मेरे काम आ गए, भाजपा वाले काम नहीं आए। नहीं, उसके काम आ गए ये बात। और उस दौर में जब भाजपा वाले काम आ रहे थे, अब भगवान राम ने भी चैप्टर बदल दिया। बस भगवान राम तो आपके कांग्रेस सांसद कह रहे हैं। देखो भगवान राम तो चैप्टर नहीं बदलते, चैप्टर तो जनता बदलती है। नहीं, आप तो कह रहे भगवान राम को मना के जाता था, लेकिन डंडे बजाए तो बजावे तो फिर हमने छोड़ा थोड़ा ही उसे, भैया हमने उसे छोड़ा थोड़ा ही। हमारा तो जो आराध्य थे हैं और रहेंगे, हमने वो करे। और उनकी बेचारों को मजबूरी थी, उनके नाम से लठ पड़ रहे थे मारे, तो उन्होंने थोड़ा ही मारे बेचारे। तो भगवान राम को मंदिर की जरूरत थी वहाँ पे? मंदिर की जरूरत होगी उन्हें। हम तो जब वहाँ गए थे उनकी बराबर पूजा हो रही थी वहाँ सी, सब आदमी आ रहे थे वहाँ से, सब दर्शन कर रहे थे। वो तो इशू बनाया गया भाई। राजीव गांधी ने जब अलाट कर दी जमीन वहाँ मंदिर के लिए अलग से, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इनके फेवर में इनका पार्ट है, तो उन्होंने नहीं बनने दिया उस वक्त। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब कोई टाइम होना होता है तब वो है। मैं बीजेपी वालों को उनका वो मिलना था, और इसमें चुनाव में बीजेपी वालों को उसका वो नहीं मिला, करेज नहीं मिला। अयोध्या में भी नहीं मिला, राम मंदिर बनाने के बाद नहीं मिल पाया। मैं वही कह रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं मिला। जहाँ जी चित्रकूट में वे ठहरे हैं, इन्होंने वहाँ भी सुधार करवाया, वहाँ भी नहीं मिला। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए वहाँ ये सारी जगह आ गई। पश्चिम में भी नहीं मिला। पश्चिम से जाए जो लहर चली थी उस समय जाए अयोध्या के नाम की, यहाँ भी नहीं मिला। पूरा मंडल जाए सफाया कर दिया आपने। लेकिन ये जो संविधान का डर दिखाया गया है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, संविधान देखो खतरे में है, बाबा राहुल बोल रहे हैं। आप तो पत्रकार है, आप रोज देखते हैं चीज क्या हो रही है। संविधान का डर इन्होंने खुद पैदा किया। इनके महत्वपूर्ण मंत्री जो थे उन्होंने बार बार ये बात कही कि हम अब 400 के पार पहुंचा दो, हम संविधान में संशोधन करेंगे, हम संविधान को बदलेंगे। संविधान में संशोधन तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया। नहीं, संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है। संशोधन करना, आपने तो बदलने की बात कही है। हाँ, बदलने की बात कर रहे थे ना। ये संशोधन तो क्या किया कांग्रेस ने? किया क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इन्होंने 370 में कर दिया कुछ संशोधन। इन्होंने, कांग्रेस ने तो भी उससे पहले भी किए हैं। वहाँ पहले 2 झंडे होते थे, कांग्रेस ने हटा दिए। वहाँ पहले 2 प्राइम मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस ने हटा दिए। वो भी तो संशोधन 270 में, उसमें 370 में हुआ। अब 370 में इन्होंने संशोधन कर दिया कि वहाँ से कोई भी आकर खरीद लेगा जमीन। कितने गए खरीदने, कितने प्लाट बिके वहाँ? प्लॉट तो नहीं बिके वहाँ पे, लेकिन जो लोगों में भय था कश्मीर को लेके, वो भय और जो वहाँ पे आतंक बढ़ा हुआ था। जी 90 से पहले कुछ नहीं था। करने कितनी दफा गए हम वहाँ से, मैं बच्चों पे गए। 90 से पहले कुछ नहीं था। ये तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और भाजपा समर्थित सरकार बनी, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ से नियुक्ति करवाई जगमोहन की, तब से हुआ ये सारा किस्सा। वहाँ के पॉलिटिकल आदमियों को जो है अपना भविष्य खराब दिखाई दिया। विचारधारा से कांग्रेसी है, मन से कांग्रेसी है। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? आज के कांग्रेस है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, कांग्रेस आज के समय के हिसाब से भी ठीक है। लगता है दोबारा जो उत्तर प्रदेश में जाए सरकार बना पाएगी या केंद्र में जाए? मैं इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि
जैसे सरेआम आदमी कहे, मैं भी कहूँ, हम भी चाहें कि भाई आवे, कांग्रेस आवे, क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि सबको लेकर चलने की बात है। तो हमारे घर के सामने को यहाँ से कितने जाग रहे थे कावड़ वाले, कभी किसी को दिक्कत आई यहाँ पे? कावड़ वालों की एक गाड़ी पलट गई, यहाँ बच्चा नीचे आ गया था उसके थाने के सामने। इसी हमारे सांसद ने जा करके बावजूद से कावड़ की गाड़ी खड़ी भी करवाई और उस मामले को निपटवाया। इमरान मसूद साहब की बात आप कर रहे हैं जी। तो ये अपनी अपनी वो होता है माहौल। एक अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि जो आपकी बायोग्राफी में यह तमाम चीज़ें सामने निकल के आई, परिवार भी सामने निकल के आया और तमाम चीज़ें आई हैं। आपकी सियासत की भी बात हुई है, सिद्धांतों की बात हुई है, लेकिन गुरुकुल में जिसमें आप पढ़े हैं वो गुरुकुल आपने नहीं आगे बढ़ाया। सिद्धांतों का जो गुरुकुल आपका जीवन भर जुड़ा रहा है, उस गुरुकुल का जो उस पाठशाला का आपने जो कपाट बंद कर दिया। सिद्धांतों की राजनीति का जो आगे बढ़ने की संभावनाएं थी, आपने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, उसका कपाट बंद कर दिया। यहाँ तक कि आपने अपनी राजनीति का उत्तराधिकारी भी जो है सियासत में नहीं उतारा। वजह क्या है इसकी? मान्यवर बात यह है कि कोई किसी को बढ़ाता नहीं है, बढ़ता है संस्कारों से, आदमी माहौल से बढ़ता है। हमने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो किए, यहाँ पर चरित्र निर्माण कैंप लगाए हमने कांग्रेस की तरफ से, जिसमें हजार नौजवानों को हमने उसमें ट्रेनिंग दी। यहाँ पे गंगों में हमने कैंप लगाया, उसमें 1000 नौजवानों ने ट्रेनिंग ली। भगवानपुर में लगाया हमने, धनौरी में लगवाया, विकसित साहब उस वक्त हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष जिले के, वहाँ लगवाया। तो वो सब चलता रहा, लेकिन समय के हिसाब से वो सारी चीज़ें बदलती चली गई। आज मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से 100 आदमी इकट्ठे चरित्र निर्माण के नाम पर इकट्ठे कर लूँ, नहीं होने के। संदेश क्या देना चाहेंगे आज के सियासतदानों को? संदेश मैं यही देना चाहूँगा मैं तो कि देखो भाई, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पण की भावना ये आदमी में रहेगी तो देश भी सुरक्षित रहेगा। देश सुरक्षित रहेगा तो हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हम तो यहाँ से बाघा बॉर्डर पर बैठे हुए, जब भी कोई रड़ा हो तो यहाँ से सामने आके पुलिस लगे। सहारनपुर में जो आपसी तहजीब रहती है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते हैं, आप बाघा बॉर्डर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की सियासत में आप जो हमेशा बने रहे हैं, तो ऐसा सहारनपुर में शायद कभी मायने नहीं कभी पैदा हुए होंगे कि जैसे नहीं कुछ नहीं। हमें तो देखो 3 चुनाव लड़े, तीनों में हमें मुसलमान की भी वोट मिली, पंजाबी की भी वोट मिली, बनिया की भी वोट मिली, ब्राह्मण की भी वोट मिली, सैनी की भी वोट मिली। कोई बिरादरी ऐसी नहीं थी जिसकी वोट नहीं मिली, तो ही हम चुनाव जीते। चलिए, परिचर्चा में भाग लेने के लिए और जो किससे जेडी न्यूज़ के साथ में जो है अपनी चर्चा और अपने जीवन पर जो है बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं आपके जो है अंतिम समय तक आप हौसले बन रहे। आपका बहुत आभार। ये तो देखो, ईमानदारी की बात यह है कि हम यहाँ क्यों पड़े दोनों पति पत्नी। भाई यहाँ से लगाव हो गया, बेटे के पास भी जाकर रह सके थे, घोंसला पसंद आ गया, घोंसला पसंद आ गया। और हम दोनों का जीवन ऐसा है यहाँ से, भाई कोई आज भी मेरे पास में कोई आदमी एडवाइस लेने कोर्ट के हिसाब से होगा, उसकी भी सहायता करूँगा। वैसे आदमी आएंगे उनकी भी सहायता करूँगा। थोड़ी सी सहूलियत ये जरूर होगी कि एक नई मेंटेलिटी डेवलप होगी कि सबके दिमाग में ये है कि भाई जिसकी सरकार है उसी के आदमी कहने से काम हो, हमें सहूलियत होगी। और नहीं तो यहाँ तो सारा दिन भीड़ लगी थी, भी चुनाव हारने के बाद भी। हाँ, चलिए, अपनी जो बायोग्राफी में जीवन परिचय में चर्चा करने के लिए, जेडी न्यूज़ के साथ जब बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। भले आदमी मिले, भले बात करिए, भले साथ में।